Hello friends, welcome to my YouTube channel Study Podium. I am Nisha Verma and from today we are going to start a series on Indian polity. Friends, अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी और मुझे लगता है बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में हमारा पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरह काम करता है। तो आज के लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे भारतीय राजनीति के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, जिसमें हम भारतीय राजनीति के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इन्हीं इवेंट्स ने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत हद तक प्रभावित किया, या हम कह सकते हैं कि भारतीय पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की नींव कहीं ना कहीं इन्हीं इवेंट से पड़ी। शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? पहला पॉइंट जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 इन फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो ब्रिटिश थे वो हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आए, ठीक है। यहाँ पर ये जो है प्योरली एक ट्रेडर्स के रूप में जो है भारत में आते हैं, ठीक है। अब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा एक चार्टर जो है वो स्वीकृत किया जाता है। चार्टर मतलब एक अधिकार पत्र जो है वो उसको स्वीकृति दी जाती है, जिसके अंतर्गत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के सभी व्यापारिक अधिकारों पर पूरे एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं दोस्तों, अभी तक जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्योरली एक ट्रेडर्स के रूप में भारत में काम कर रही थी। इसके बाद देखते हैं इन 1765 कंपनी ऑब्टेन्ड दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इसके बाद 1765 में कंपनी को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सारे दीवानी राइट्स जो हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि उस एरिया के आपको जो है सिविल जस्टिस और रेवेन्यू से रिलेटेड सारे राइट्स मिल जाते हैं। तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सिविल जस्टिस से रिलेटेड, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि दीवानी राइट्स का क्या जो है छोटा सा हमारा जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे दीवानी राइट्स का, किस तरीके से इन्हें मिला, क्या क्या था इसके अंतर्गत, इन्होंने क्या किया, वो हम देखेंगे। आगे चलते हैं इन 1858 सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय म्यूटिनी का मतलब है कि सैन्य विद्रोह। 1858 में एक सैन्य विद्रोह होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी काम थे भारत में उसके विरोध में सिपॉय म्यूटिनी होता है, सैन्य विद्रोह की उत्पत्ति होती है। इसके अंतर्गत जो है भारत की सेना ने, जैसे कि आप मंगल पांडे जी के बारे में जानते होंगे, वो भी क्रांतिकारी थे जो 1758 की लड़ाई में लड़े। तो सभी जो हैं जितने भी लोग थे जिन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों के विरुद्ध जो है उसकी जो है आलोचना करते थे, उन्होंने जो है इसमें भागीदारी निभाई और जो है इन्होंने उसका विद्रोह किया ईस्ट इंडिया कंपनी का सिपॉय म्यूटिनी के अंतर्गत। परंतु दोस्तों हम देखते हैं कि सिपॉय म्यूटिनी 1858 का जो था सैन्य विद्रोह था वो किसी तरीके से असफल रहा, और इसकी असफलता ने क्या किया, इसका असफलता का परिणाम क्या हुआ कि अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना अधिकार जमा कर बैठी थी इंडिया पर, ठीक है। अब जो है सारे अधिकार जो थे गवर्नेंस से रिलेटेड, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भी, ईस्ट इंडिया के कामकाज के ऊपर भी सारे अधिकार जो थे वो किसके अंडर चले गए? ब्रिटिश क्राउन के अंडर चले गए। मतलब ये था कि जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी जितना भी कामकाज कर रही थी इंडिया में, ठीक है, व्यापारी के रूप में थी, लेकिन जो है दीवानी राइट्स जैसे आप देख रहे हैं वो लेकर बैठे थे, इतने सिविल जस्टिस से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड सारे अधिकार लेके बैठे थे। अब ये सब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भी और इंडिया के सारे गवर्नेंस वाले मैटर भी, वो सब किसके अंदर चले गए? ब्रिटिश क्राउन के अंदर चले गए। अब वही जो है ब्रिटिश क्राउन ही जो है वो सर्वोच्च रहेगा, वही इंडिया की गवर्नेंस को संभालेगा। और ये सब जो है दोस्तों 1858 से शुरू होता है, 1858 से शुरू होता है और जो है इसकी समाप्ति होती है 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हमारा प्यारा भारत स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो ब्रिटिश क्राउन रूल जो है वो कंटिन्यूज अंटिल इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15, 1947।
ठीक है दोस्तों, अब देखिए 15 अगस्त 1947 को हमें जो है आज़ादी मिलती है। ठीक है, हमारा संविधान बनता है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वेल स्टेब्लिश्ड होता है। परंतु देखिए हमने हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम बना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना, ठीक है, अब उसकी जो है उसका जो वर्किंग जो है जो काम करने का तरीका है, उसकी रूट्स जो हैं वो हम ब्रिटिश इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सिस्टम में देख सकते हैं। जिस तरीके से ब्रिटिश इंडिया जो है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर जो है काम करता था, जिस तरीके का उन्होंने लीगल एक फ्रेमवर्क तैयार किया, तो उसकी छाप आज के भारतीय संविधान, हमारे संविधान में हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर पड़ी हुई हम देखते हैं। अब ये जो फ्रेमवर्क इन्होंने तैयार किया था ब्रिटिश इंडिया ने, ठीक है, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस के लिए, तो ये जो फ्रेमवर्क था वो कुछ इवेंट्स के थ्रू जो है वो तैयार हुआ था। ठीक है, अब ये जो इवेंट्स हैं दोस्तों, वो हम जो है किसके अंतर्गत किसके अंदर, दो मेजर हेडिंग के अंदर जो है वो देखते हैं। पहला हमारा होता है कंपनी रूल और दूसरा हमारा आता है क्राउन रूल। अब जो कंपनी रूल था वो चला था 1773 से लेकर जो है 1858 तक। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने बहुत सारे एक्ट पढ़ने हैं कंपनी रूल के अंदर, जो 1773 से 1858 तक चला। दूसरा क्राउन रूल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे फर्दर वीडियोस में, जो 1858 से लेकर 1947 तक चला। ठीक है, अब कंपनी रूल के अंदर बहुत सारे एक्ट थे, उन एक्ट्स को हम जो है टॉपिक वाइज अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। इससे आगे हम चलते हैं, ये हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक आपके लिए तैयार किया है, दीवानी राइट क्या था, डुअल गवर्नमेंट क्या था, इसके बारे में हम इन शॉर्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, दीवानी राइट्स जो है वो किस तरीके से हासिल किया वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्हें जो है बैटल ऑफ प्लासी 1757 में इन्होंने जो है उस पर जीत हासिल की। जो प्लासी का जो युद्ध था 1757 का, उस पर उन्हें जीत हासिल हुई रॉबर्ट क्लाइव को। अब जो है उनकी जीत के बाद जो है बंगाल में जो है एक नए नवाब आए, जो कि एक पपेट गवर्नमेंट थी। ठीक है, पपेट गवर्नमेंट इसलिए थी, वो नाम की गवर्नमेंट थी, लेकिन मेंटेन कौन करता था उसे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। ठीक है, बाद में 1764 में हम आगे चलते हैं तो इन्वेजन हुआ बंगाल में नवाब ऑफ ऊद का। ठीक है, अब उन्हें जो हरा दिया गया बैटल ऑफ बक्सर में। अब इसके बाद जो है कंपनी को दीवानी ऑफ बंगाल पूरी तरह से प्राप्त हो जाता है। अब दीवानी ऑफ बंगाल मतलब अब बंगाल के लैंड रेवेन्यू, एडमिनिस्टर राइट्स जितने भी थे वो किसके अंडर चले गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गए। ठीक है, किसी भी तरीके का आप रेवेन्यू लीजिए, किसी जैसा चाहे वैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आप सेटअप करिए, उसे चलाइए, वो सब किसके हाथ में चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया। उसके बाद अगर 1772 की बात करें तो वहां पर जो है निजामत ऑफ बंगाल जो है कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, उनको ऑब्टेन्ड हो गया निजामत ऑफ बंगाल। अब निजामत क्या होता है, निजामत होता है कि भाई क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन पे जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी राइट्स होते हैं, ठीक है, तो वो सब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में चले गए। ठीक है, अब देखिए डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल में क्या था, फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद रॉबर्ट क्लाइव सेट अप द इनफेमस डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव जिन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जीता, उन्होंने जो है इनफेमस एक जो है डुअल सिस्टम स्थापित किया बंगाल में। ठीक है, जहां पर वेयर इन कंपनी एक्वायर्ड द रियल पावर, जहां पर सारी जो पावर थी, अंतरिम जो पावर थी वो किसके हाथ थी, कंपनी के हाथ में थी। वाइल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रेस्टेड ऑन द नवाब ऑफ बंगाल, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, जिम्मेदारियां थी, वो किसके पास थी, नवाब ऑफ बंगाल के हाथों चली गई। Under the dual or double government system, the company got both the दीवानी and निजामत function। अब डुअल गवर्नमेंट जब आया, ठीक है, तो क्या हुआ भाई कि कंपनी के हाथों जो है उस क्षेत्र का दीवानी यानी रेवेन्यू से रिलेटेड, ठीक है, निजामत यानी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे अधिकार कंपनी के हाथों चले गए। ठीक है, ऑफ बंगाल फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस, दीवानी फ्रॉम मुगल एम्परर एंड निजामत फ्रॉम द नवाब ऑफ बंगाल। कंपनी रूल जैसे हम देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए कंपनी रूल अंतर्गत एक्ट है,
ये हमारे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ईस्ट इंडिया एक्ट ऑफ 1784, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये सब आते हैं कंपनी रूल 1773 से लेकर 1858 के अंडर। तो आज की इस वीडियो में हम दो एक्ट्स को कवर अप करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो शुरुआत करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1781 से। सॉरी दोस्तों, माफ करिएगा, यहाँ पर ये सन जो है वहां पर गलत है। ये यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ ये है 1773 है ये, ना कि 1781। इसको कट करना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है ये, ठीक है। देखिए, दिस एक्ट वॉज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस। अब इस एक्ट का जो है एक बहुत ही जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा रहा। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस क्यों रहा ये देखते हैं। देखिए, ये पहला स्टेप था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, जिसके अंतर्गत उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरा अपना कंट्रोल स्थापित किया, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि ये स्टेप के द्वारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी रूल के अंडर जो है ये देखा गया कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ये देखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में कितनी हद तक जो है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पोर्टेंस जो है वो रखती है, ठीक है। तो उसकी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर्स को इंडिया में जो है देखा गया, ठीक है। तीसरा स्टेप ये था, इसमें तीसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन ये था कि जो है ब्रिटिश क्राउन ने जो है इसी एक्ट के थ्रू इंडिया के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी, ठीक है। तो ये जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसके एस्पेक्ट थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस थे जो मैंने आपसे डिस्कस करी। अब इसके साइलेंट फीचर्स की तरफ चलते हैं। पहला था डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। देखिए, पहला जो था कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे अब तक, अब उन्हें जो है किसकी उपाधि दे दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की दे दी गई, ठीक है। और उनके लिए 4 मेंबर्स के एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया जो कि इन्हें असिस्ट कर रहे थे। अब इस ही प्रावधान के अंतर्गत जो है वैरन हेस्टिंग जो है वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या हुआ कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर थे, अब वो किसके अधीन थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन थे। इससे पहले क्या था कि बॉम्बे, मद्रास और बंगाल के प्रेसिडेंसीज के जितने भी गवर्नर्स थे वो एक दूसरे से कंप्लीटली स्वतंत्र थे, अपना कार्यभार अपने आप संभालते थे। परंतु इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद जो है गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज जो हैं अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन अपना कार्यभार संभालेंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट हमारा आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंतर्गत क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में 1774 में, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंतर्गत जो है एक चीफ जस्टिस रखे गए, यहाँ पर चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई और जो है 3 और जजेस की यहाँ पर नियुक्ति की गई। चौथा पॉइंट देखते हैं हम, प्रोहिबिशन ओवर द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी ऑन एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। देखिए, ब्रिटिश क्राउन ने अपने जो है सर्वेंट्स को, कंपनी के सर्वेंट्स को पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया कि आप जो हैं वहाँ के नेटिव यानी कि इंडिया के जो यहाँ के नेटिव्स थे वो किसी भी तरीके का यहाँ के जो नेटिव्स हैं उनसे जो है ब्रिटिश कंपनी के जितने भी सर्वेंट्स थे वो किसी भी तरीके की ब्राइब्स यानी कि जो है ब्राइब्स मतलब होता है घूस जो है या फिर किसी भी तरीके का प्रेजेंट्स जो है वो नेटिव इंडियंस से ब्रिटिश कंपनी के सर्वेंट्स जो हैं एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, वो प्रोहिबिटेड थे।
अब 5वां पॉइंट्स देखते हैं हम, रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन द इंडिया। ठीक है, क्या था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था कंपनी का, जो पूरा कंपनी का कार्यभार संभालता था, रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स इंडिया में जितने भी कंपनी के थे उन्हें संभालता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको पेश करेगा, ब्रिटिश क्राउन को वो पेश करेगा। ठीक है, जितने भी रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स थे इंडिया के, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन सभी रिपोर्ट को किसके आगे पेश करता था, ब्रिटिश क्राउन के आगे पेश करेगा। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स जो हैं हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंतर्गत पढ़े। इसको फ्रेंड्स करेक्ट कर लेना, आई एम सॉरी कि मुझसे गलती हुई, 1773 आ जाएगा यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 था क्या। ठीक है, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, देखिए हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था उसके अंदर जितनी भी कमियां रहीं, ठीक है, जितने भी जो थे लूप होल्स रहे, उनको जो है, उस कमी को जो है वो कहाँ पर पूरा किया गया, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 में। देखिए जैसे पहले लिखा है, टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के जितने भी डिफेक्ट्स थे उनको सबको खत्म कर दिया गया, उनको सबको सेटल डाउन कर दिया गया अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 में, इसलिए इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। अब इसके अंतर्गत जितने भी फीचर्स थे, इसके साइलेंट फीचर्स थे इस एक्ट के, वो हम स्टडी करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट इसमें आता है, एग्जेम्प्टेड गवर्नर जनरल काउंसिल एंड देयर सर्वेंट्स फ्रॉम द कोर्ट्स जुरिसडिक्शन फॉर द एक्ट डन बाय देम। एग्जेम्प्टेड मतलब होता है छूट प्राप्त होना। अब देखिए, गवर्नर जनरल, ठीक है, काउंसिल, देयर सर्वेंट्स, ठीक है, ये जितने भी थे, अब ये जो है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी काम करते थे उनके लिए जो है इनको कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह छूट प्राप्त थी। मतलब कोर्ट्स जुरिसडिक्शन के समक्ष जो है ये किसी भी तरीके से ये जिम्मेदार नहीं थे। मतलब ये ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ भी करें, इनके लिए, इसके लिए इन्हें कोर्ट के सामने पेश नहीं होना पड़ता था। दूसरा पॉइंट क्या था अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 का, ये था कि एक्सक्लूडेड मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम कोर्ट्स जुरिसडिक्शन। एक्सक्लूडेड मतलब निकाल दिया गया, ठीक है, अलग थे। क्या अलग थे, देखिए रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स थे या रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी बात होती थी उसको जो है कोर्ट के आगे जो है पेश नहीं किया जा सकता था। कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर थे मैटर्स जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड थे। ठीक है, किसी भी तरीके का राजस्व आप ले रहे हैं नेटिव से, वहां की जनता से, तो उसके लिए आपको कोर्ट के सामने पेश नहीं होना पड़ता था। ये था अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। अब तीसरा इसके अंदर जो है पॉइंट आता है, सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिसडिक्शन ओवर ऑल द इनहैबिटेंट ऑफ कलकत्ता। अब जो सुप्रीम कोर्ट था वो पूरी तरीके से उनका अधिकार क्षेत्र था किन पर, कलकत्ता के इनहैबिटेंट, वहां पर जो रहने वाले लोग थे उनके ऊपर जो है पूरा जो है अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट का आता था। और सुप्रीम कोर्ट उन्हें जो है एडमिनिस्टर करते थे पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग। पर्सनल लॉ क्या था कि जो भी हिंदू होंगे, जो भी मुस्लिम होंगे, उनके जो है रीति रिवाजों को सम्मान देते हुए उन्हें जो है एडमिनिस्टर किया जाएगा। ठीक है, चौथा आता है, अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू गवर्नर इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, प्रोविंशियल कोर्ट के द्वारा जो भी अपील की जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जाएगी, वो की जाएगी गवर्नर इन काउंसिल के पास। मतलब प्रोविंशियल कोर्ट के जितने भी मैटर्स होंगे वो सॉर्ट आउट होंगे गवर्नर इन काउंसिल के द्वारा, ना कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये था अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 का फीचर। अब पांचवें फीचर पे चलते हैं, गवर्नर जनरल इन काउंसिल फ्रेम रेगुलेशन रिगार्डिंग द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। मतलब ये कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो थे वो प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशंस थे उनको तैयार करते थे। प्रोविंशियल कोर्ट काउंसिल के रिगार्डिंग जितने भी रेगुलेशंस बनाने होते थे उनका खाका कौन तैयार करता था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल करता था। तो अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 के अंतर्गत हमने ये सारे साइलेंट फीचर्स जो हैं स्टडी किए। आज की इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ। फर्दर वीडियोस में देखेंगे हम कंपनी रूल के बाकी बचे हुए एक्ट्स को अच्छे से स्टडी करेंगे।
अगली वीडियो में मैं शुरुआत करूंगी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।